Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss important topics of DU Zone. The subject is advertising, personal selling and salesmanship. लास्ट लेक्चर वीडियो में बोला था मैंने कि ये पार्ट लास्ट होने वाला है, बट बिकॉज ऑफ द डाउट्स रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट आई हैव टू प्रिपेयर अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट नाउ. Starting from the types of advertising media, this is the one of the first doubt which is given by the student. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया. क्या होता है टाइप्स? ठीक है, तो टाइप्स के अंदर अगर मैं एडवर्टाइजिंग मीडिया की बात करूं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इट अवेलेबल टू कंपनी इन इंडिया विद एन एडवर्टाइजिंग मीडियम इज़ द मीन्स टू डिलीवर एन एडवर्टाइजिंग मैसेज. मतलब एडवर्टाइजिंग मीडिया एक तरीके से मैसेज जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपको मैसेज मिलने वाला है वो मैसेज आपको प्रोवाइड करती है. द एडवर्टाइज़र नीड टू सेलेक्ट द राइट मैसेज. अब देखो, दिखाया तो हमें एडवर्टाइजिंग के थ्रू बहुत कुछ जाता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के अंदर वर्क क्या करता है? जस्ट अ सेकेंड. तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमें दिखाया क्या क्या जाता है, उसमें से हमें राइट चीज़ों को गेन करना है, उसको ही हम कहते हैं आपका एडवर्टाइजिंग मीडिया. अब एडवर्टाइजिंग मीडिया में ना जो डिस्कशन वाला टॉपिक है, सबसे पहले है मीडिया. मीडिया को हमने डिस्कस किया था. मीडिया में न्यूज़पेपर है सबसे पहले. तो न्यूज़पेपर हमें वाइड कवरेज देता है. ठीक है, जो न्यूज़पेपर है उसको बैकबोन कहा जाता है एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का, और ये मोस्ट पावरफुल मैसेज कैरियर है. आज की डेट में भी लोग न्यूज़पेपर के थ्रू ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं. पब्लिक रिस्पॉन्स ज़्यादा तेज़ी से आता है और इसमें रेगुलरिटी मेंटेन होती है, फ्रीक्वेंसी मेंटेन होती है. रेगुलरिटी कि आपको डेली न्यूज़पेपर को रीड करना है, तो इससे एक रेगुलर सिनेरियो मेंटेन रहता है. एडवर्टाइजमेंट कैन बी इंसर्टेड और चेंज्ड क्विकली. इट इज़ इकोनॉमिकल, मतलब ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती आपकी. जो इसके मेरिट्स हैं, इसके डिमेरिट्स देखो. इट हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ. स्टार्ट किया, रीड किया एंड देन फिनिश. पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टेज इन सर्कुलेशन. वेस्टेज बढ़ता है बिकॉज इट इज़ नो रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन ग्रुप्स ऑफ रीडर. ये सिर्फ एक ग्रुप्स के लिए तो न्यूज़पेपर को कंडक्ट नहीं किया जाता, नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके लिए. पीपल रीड न्यूज़पेपर मेनली फॉर न्यूज़. पीपल न्यूज़पेपर को रीड करते हैं केवल न्यूज़ के लिए. ओनली अ कैजुअल ग्लैंस एट एडवर्टाइजिंग सो इट मे नॉट सर्व द पर्पस. मतलब जो न्यूज़पेपर होते हैं वो लोग नॉर्मली रीड करते हैं तो इतना इम्पैक्ट नहीं दिखता. मैगजीन एंड ट्रेड जर्नल. मैगजीन और ट्रेड जर्नल भी हमने डिस्कस किया था कि न्यूज़पेपर और मैगजीन किस तरीके से डिफरेंट है, तो उसमें ही आप मेन पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हो. मैगजीन का ज़्यादा लंबा टाइम होता है न्यूज़पेपर से. मैगजीन एक नेशनल सर्कुलेशन की तरह काम करती है. और क्या बोले गए हैं इसके अंदर, द हाई क्वालिटी प्रिंटिंग मैगजीन के अंदर दी जाती है, ये भी एक फ़ायदा है. नुकसान क्या है, न्यूज़पेपर से महंगी होती है ये. एज मैगजीन आर पब्लिश्ड वीकली, फोरनाइटली, मंथली, क्वार्टरली. एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसके बाद मैगजीन को पब्लिश किया जाता है. जबकि जो न्यूज़पेपर होता है ये डेली बेसिस का होता है. न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, इन सब से हम रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं. रेडियो पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि रेडियो पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो इलिटरेट पीपल को ज़्यादा टारगेट करके बनाई जाती है. एडवर्टाइजमेंट कैन बी रिपीटेड इन डिफरेंट प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. अलग अलग तरीके के लोगों से डील किया जाता है रेडियो एडवर्टाइजिंग के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, अनाउंसमेंट अगर मूवीज़ की करनी है, सॉन्ग्स कोई पॉपुलर हैं, तो उसके थ्रू हम रेडियो से कनेक्ट होते हैं. फ़ायदा क्या क्या है इसका, ये इकोनॉमिकल होता है, लोग सुनते हैं न्यूज़पेपर को. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लार्जर मीडिया को कनेक्ट करता है. इसके नुकसान क्या क्या है, रेडियो विजुअल ओनली थ्रू वर्ड्स के बारे में काम करता है. मेमोरी लेवल, जिसने उस लेक्चर को अच्छे से देखा है ना, पार्ट नंबर 5 आई गेस, उसको इस टॉपिक के अंदर तो दिक्कत आएगी ही नहीं. ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या क्या होते हैं. रिपीटेड मैसेज होता है, बोर हो जाते हैं. रेडियो एडवर्टाइजमेंट बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए होता है और लोग देखते हैं तो उसको भूल जाते हैं. नेक्स्ट इज टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट. इन इंडिया
फर्स्ट कमीशन कब हुआ था? 1959 में, ये इम्पॉर्टेंट है। कमर्शियल टेलीकास्टिंग स्टार्टेड ओनली इन 1976, कलर ट्रांसमिशन इन 1982। ये एक तरीके का आपको डेटा इन्फॉर्मेशन दे दी। ये स्पेशलाइज्ड होता है मीडिया, साइंटिफिकली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ साउंड, लाइट, मोशन, कलर, इन सब के साथ ही डीलिंग की जाती है इसकी। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो देखो, मीडियम इज़ एन आइडियल मीडियम टू शो प्रोडक्ट को शो करने के लिए ये आइडियल है, क्योंकि इसमें वीडियो ऑडियो दोनों ही आपको दिखाए जाते हैं। तो एक प्रोडक्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में आपकी मीडिया को, आपके कस्टमर्स तक पहुंचता है। जो टेलीविज़न होता है ये प्रेजेंट करता है बहुत सारी चीज़ें, हैपनिंग पे जो इवेंट के डिपेंड करती है, और एडवर्टाइजमेंट मोर क्रिएटिव बन पाती है। मैसेज जो कि जियोग्राफिकल सिलेक्टिव पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत लार्ज कवरेज कंसिडर करता है। डिमेरिट्स क्या क्या है? ये महंगा होता है, कॉस्टलियर होता है। इसका भी जो कमर्शियल मैसेजेस होता है वो शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए होता है। फिर फिल्म एडवर्टाइजिंग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को ज़्यादा डिटेलिंग में। रीज़न बीइंग कि ऊपर वाले हमने टॉपिक्स कहीं ना कहीं पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करती। उन लोगों को इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं कंसिडर कर रही, यहाँ से कंसिडर कर रही हूँ। ना, फिल्म एडवर्टाइजिंग, बिजनेस यूनिट छोटी छोटी सी फिल्म्स बनाती है ना, आपने देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होगा। शॉर्ट फिल्म्स होती हैं जिसके थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज या एडवर्टाइजिंग की जाती है किसी भी चीज़ की। या तो आप देखते होंगे कि आप जब मूवीज़ वगैरह देखने जाते हो तो उसमें कुछ रेगुलर इंटरमिशन में या मूवी की स्टार्टिंग में ना कुछ एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। तो वो हो गई आपकी फिल्म एडवर्टाइजिंग। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? एडवर्टाइजिंग मैसेज लॉन्ग इम्पैक्ट देती है मीडिया को, और सिनेमा ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ ऑल सेगमेंट, हर तरीके का सेगमेंट उसके अंदर होता है। जब आप मूवीज़ देखने जाते हो, बच्चे बड़े सब होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रखा है बिजनेस यूनिट प्रिपेयर फिल्म्स और स्लाइड्स। बिजनेस यूनिट्स फिल्म्स और स्लाइड्स कंसिडर करती है विच आर शोन बिफोर। अच्छा, ये दोबारा से ना, इसको आई थिंक सो ये मैंने दोबारा से ही कंसिडर कर दिया। आजकल ना ये लैपटॉप की बहुत दिक्कत हो रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो एडवर्टाइजिंग का आपको मैं बता चुकी, फिल्म एडवर्टाइजिंग बता चुकी ना, तो इसको कंसिडर मत करना। अब ये पीडीएफ में अटैच हो गया, तो पीडीएफ जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी तब भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि ये रिपीट हो गया है। नाउ थर्ड पॉइंट इज मीडिया हैज़ द स्पेशल फीचर होती है मास पब्लिसिटी की, इस मीडिया की। ये कौन सी बात हो रही है? फिल्म इंडस्ट्री वाली, फिल्म एडवर्टाइजिंग की। फिल्म एडवर्टाइजिंग अक्रॉस द बैरियर ऑफ लिटरेसी लैंग्वेज एंड रीच द ऑडियंस फास्टर, तेज़ी से लोगों तक पहुंचती है। और मैगजीन एंड न्यूज़पेपर इतनी अपीलिंग नहीं होती रूरल पॉपुलेशन को, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह उनके लिए, न्यूज़पेपर को इलिटरेट पीपल के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है और वो नहीं उसको ऑक्यूपाई कर पाते, तो वहाँ पे ये इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। इसके नुकसान क्या है कि एडवर्टाइजिंग महंगी हो जाती है और पीपल इग्नोर करते हैं। स्टार्टिंग में कौन ही इतना नोटिस करता है ना। फिल्म एडवर्टाइजिंग कॉस्टली होती है, ओनली अ फ्यू फॉर्म्स यूज दिस मीडियम, ज़्यादा नहीं करते, और ये फ्लेक्सिबिलिटी को कम करती है, ठीक है। अब आउटडोर एडवर्टाइजिंग देखो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग नेक्स्ट टॉपिक है इसका। आउटडोर एडवर्टाइजिंग को हम पोजीशन और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है? दिस मीडिया रीचेस पीपल व्हेन दे आर आउटडोर्स, जब बाहर होते हैं। याद होगा, अगर आपको लास्ट लेक्चर में आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग और आउटडोर एडवर्टाइजिंग के बीच में भी डिफ्रेंशिएट बताया है, तो वहाँ से आप बहुत ही इजीली गेट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से रिलेट करेगा आपका एडवर्टाइजिंग। ट्रैवलिंग एंड नॉट व्हेन दे आर होम और ऑफिस, जब वो ट्रैवल करते हैं और तब नहीं, जब वो घर पे या ऑफिस में होंगे तब नहीं इतना गैदर करता, ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग है। इसके फायदे क्या क्या हैं देखो, इसके फायदे हैं दिस मीडियम मेंटेन्स कंटिन्यूड अपील फॉर लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम तक होता है। ओपन इट टू ऑल क्लासेस, और सारी की सारी क्लासेस के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है। सारी की सारी क्लासेस के लिए अवेलेबल है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑन दियर इनकम पे इतनी एक्सपेंडिचर नहीं होता। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग क्या बताता है कि दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रैवलिंग डिस्प्ले,
इसको ट्रैवलिंग डिस्प्ले भी बोलते हैं। इट स्टैंड फॉर ऑल टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग साइंस डिस्प्ले, जो कि ट्रेन्स में, बसेस में, कार्स में, ऑटोज़ में, ट्रक्स में, इस तरीके की जब एडवर्टाइजिंग करते हैं ना, ट्रांसिट मीन्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो वो होती है आपकी। कभी कभी आप देखते होंगे कि व्हीकल्स में भी कुछ एडवर्टाइजिंग की जाती है, तो वो ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग में आ जाती है। नाउ ये इकोनॉमिकल होती है, कैन कवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, और दिस मीडियम कैन रीच पेडेस्ट्रियन एंड ट्रैवलर्स। जो लोग वहाँ से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ इसका नुकसान क्या क्या है, देखो, स्मॉलनेस इन साइज, ये ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करती, क्योंकि जितने लोग ट्रैवल करते हैं वो लोग इसको ध्यान देते हैं, और उसमें से भी काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। नाउ डायरेक्ट मेलिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन डायरेक्ट मेलिंग एक तरीके की ऐसी एडवर्टाइजिंग होती है जहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर को बाय मेल के थ्रू या बाय किसी कनेक्शन के थ्रू आप उससे इंटरेक्ट करते हो, से लेटर, सर्कुलर, इस तरीके की जो आपकी एडवर्टाइजिंग होती है वो आपकी डायरेक्ट होती है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या है, मेरिट्स, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये इकोनॉमिकल है, मोस्ट पर्सनल एंड सेलेक्टिव मीडिया, ये पर्सनल है और इसमें सेलेक्टेड मीडिया को ही कंसिडर किया जाएगा। सेलेक्टेड मीडिया मीन्स बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी में कंसिडर नहीं होंगे। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग कॉपी कैन बी वेरी फ्लेक्सिबल, यहाँ पे बोल रहे हैं ये मोस्ट पर्सनल है ना, और सेलेक्टिव मीडिया को कवर करता है, ये फ़ायदा बता रहे हैं। उसके बाद द एडवर्टाइजिंग कॉपी कैन बी वेरी फ्लेक्सिबल, मीन्स किसी भी तरीके से आप उसको मोल्ड आउट कर सकते हो, ये बोला गया है इसके अंदर। नेक्स्ट इज इसके अगर आप नुकसान देखोगे तो इसके डिमेरिट्स ही हैं कि द मैसेज हैज़ टू बी ब्रीफ एंड कैन नॉट बी कॉन्फिडेंशियल, आप इस मैसेज को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते, जो कि इट में नॉट टर्न आउट टू बी अट्रैक्टिव एज एक्सपेक्टेड, तो जितना इसको अट्रैक्टिव समझा जाता है उतना इसको कंसिडर नहीं करते। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर एंड अप टू वर्ड्स मेलिंग लिस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही कि कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर कह रही हूँ, जो आपका कंज्यूमर होता है वो काफ़ी टाइम पे उस चीज़ को ना इग्नोर कर देता है। जब आप मैसेजेस वगैरह या ईमेल के थ्रू जब आपको कोई भी एडवर्टाइजिंग की जाती है तो वो मेल के थ्रू इतना ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग क्या है? मीडिया प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और सेलेक्ट करते हैं मीडिया के आउटलेट को, कि मुझे किसके थ्रू जाना है, मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू जाना है कि मैगजीन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, टीवी, रेडियो स्टेशन, आउटडोर प्लेसमेंट, किसके थ्रू जाना है, वो मीडिया प्लानिंग कहलाती है। इन विच टू प्लेस पेड एडवर्टाइजमेंट, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग द मैनी मीडिया ऑप्शन, बहुत सारे मीडिया के ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है, डिफरेंट मीडिया ऑप्शन होते हैं, तो उसी को मीडिया प्लानिंग बोली गई है कि किसके थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजिंग को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मीडिया प्लानर टिपिकली आर एम्प्लॉयड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, जैसे कि मैंने आप लोगों को एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिस्कस कर लिया ना, उसको आप यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लॉट अप कर सकते हो। A media planner jobs is to develop a coordinated plan for a particular client advertising budget. They decide where, when and how often to feature a specific ad. अब मीडिया प्लानर को भाई पता है, वो एक्सपर्ट है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक्सपर्ट थी, कब, कैसे, कहाँ आपको एडवर्टाइजिंग शेड्यूल करनी है, ऐसे ही मीडिया प्लानर के अंदर पूरा का पूरा स्पेसिफिक एड से रिलेटेड सारी कुछ डिस्कशन होती है। द मोर द प्लानर कैन ऑप्टिमाइज मीनिंग स्ट्रेच अ क्लाइंट बजट टू रीच। अब हमने मीडिया बजट भी, एडवर्टाइजिंग बजट भी पढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं देख रहे हो सब इंटरलिंक्ड है। फिर देखो आगे, मीडिया प्लानिंग इज वन ऑफ द 4 की डिवीजन, 4 की डिवीजन में बंटती है ये। सबसे पहले ब्रॉड प्लानिंग, ब्रांड प्लानिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, क्रिएटिव एक आएगा और क्रिएटिंग अ मीडिया प्लान दूसरा आएगा। मीन्स 1, 2 and 3 क्रिएटिव एंड 4th वन इज मीडिया प्लान। मीडिया प्लानिंग को भी हमने डिटेल में देख लिया। ब्रांड प्लानिंग क्या होती है
कि इसके अंदर ब्रांड प्लानिंग के अंदर प्लानिंग की जाती है रिलेटेड टू ब्रांड, और अकाउंट मैनेजमेंट में आपकी मैनेजमेंट आएगी, और क्रिएटिविटी में किस तरीके से आपको जो एडवर्टाइजिंग है उसको प्रेजेंट करना है वो आएगा, और मीडिया प्लान के अंदर पूरी की पूरी प्लानिंग अप टू द डेट, स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ। द गोल व्हेन क्रिएटिंग अ मीडिया प्लान, वो क्यों किया जाता है, ताकि टारगेट कस्टमर को हम अचीव कर सकें। दोज हु आर मोस्ट लाइकली टू बाय फ्रॉम यू, जो आपसे कस्टमर जो आपसे खरीदना चाहते हैं, जो बंधे हुए हैं, उनको डिसाइड करना है एग्जैक्ट मोमेंट पे। यूजिंग एडवर्टाइजमेंट यू कैन एजुकेट एंड इन्फॉर्म दोज लाइक कस्टमर। एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप अपने कस्टमर को ये बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, आपका प्रोडक्ट एफिशिएंट है, आपका प्रोडक्ट जो कस्टमर की नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये आपके किसके अंदर आएगी, सारी की सारी मीडिया प्लानिंग के अंदर आएगी। अब देखो कितनी बार, किस फ्रीक्वेंसी से मीडिया जो एडवर्टाइजिंग है, प्लानिंग है, वो दी जाएगी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी कितनी बार, और हायर द नंबर द बेटर। जितनी ज़्यादा बार एडवर्टाइजिंग आएगी उतना इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों का उस एडवर्टाइजिंग के लिए। कॉस्ट भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लगाओगे तो आपकी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग इन्हेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यू मे वॉन्ट टू रन एन एड डेली इन लोकल न्यूज़पेपर बट द कॉस्ट फॉर सच अ परचेज में एक्सीड योर एनुअल बजट। आप मान लो एक न्यूज़पेपर रोज़ रोज़ खरीद रहे हो 30 डेज तक, इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वही आप 12 मंथ्स तक लोगे तो वो कहीं ना कहीं बजट पे इम्पैक्ट डालेगा, वो बोल रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट पर 1000, वन वे टू मेजर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट होती है उसको पर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से डिस्क्राइब कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। न्यूज़ पर पेपर और मैगजीन के लिए आप डिवाइड कर सकते हो टोटल सब्सक्राइबर, जितने आपके कस्टमर आपका प्रोडक्ट को, न्यूज़पेपर को खरीद रहे हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। सेलेक्टिव मीडिया, सेलेक्टिव डिपेंडिंग ऑन हाउ टारगेट योर प्रोडक्ट इज, कितना आप टारगेटेड अपने प्रोडक्ट को देख के चल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन कितने टाइप के होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कहीं ना कहीं आपका कमेंट सेशन में डाउट था किसी बच्चे का, तो वो उससे रिलेटेड मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सेल्समैन हमने देखा था कि अगर अच्छा सेल्समैन बनना है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो अप करना पड़ेगा, तो वही आपका सेल्समैन अच्छे कहलाएंगे। ऑर्डर टेकर, एक होते हैं ऑर्डर टेकर। ऑर्डर टेकर कौन से होते हैं, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू परसुएट कस्टमर। कस्टमर को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे कि मेरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो खरीदो खरीदो, इंक्रीज देयर क्वांटिटी ऑफ परचेज। दे आर सपोज टू बुक कस्टमर्स ऑर्डर एंड पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू रेलिवेंट पीपल इन द कंपनी। इनका काम क्या है, ये ऑर्डर को उठाएंगे और जो मेन बंदा है जिसको पहुंचाना है, मेन पर्सन, उसको पहुंचा देंगे। ये होते हैं ऑर्डर टेकर। कस्टमर विल ऑफन इंक्वायर अबाउट द डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट क्या होगी फॉर देम, दे शुड हैव आंसर, वो उससे रिलेटेड आंसर बताएंगे। ऑर्डर टेकर आर ऑल्सो बीइंग प्रॉम्प्ट टू एटलीस्ट प्रोडक्ट कस्टमर टू बाय सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी beside the one they are already are buying or increase their quantity of purchase. Inside order taker, ये देखो ये कौन से होते हैं, inside order taker, retail sales assistants are typical inside order taker. The customer has full freedom to choose. अब मर्जी है ना भाई उनकी, कस्टमर की, कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, without the presence or influence of a salesperson. The salesperson task is transactional. He received payment and passes over the goods. अब inside taker क्या करेंगे, पेमेंट को रिसीव करेंगे और कस्टमर तक पहुंचाएंगे। समझ गए ऑर्डर टेकर और इनसाइड ऑर्डर टेकर कौन से होते हैं। डिलीवरी सेल्स पर्सन, ये कौन से होगा, डिलीवरी सेल्स पर्सन आर प्राइमरीली कंसिडर्ड विद डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। देयर इज अ लिटिल अटेम्प्ट टू परसुएट कस्टमर, यहाँ पे भी परसुएट नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। इन ऑर्डर साइज और कस्टमर ड्राइवन, दो डिलीवरी सेल्स पर्सन डू नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस, डिमांड को कहीं भी बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। विनिंग एंड लूजिंग ऑर्डर इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द रिलायबिलिटी। ठीक है, तो ये सिर्फ डिलीवरी का काम करेंगे, अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाने का। आउटसाइड ऑर्डर टेकर कौन होंगे, सेल्स पर्सन विजिट द कस्टमर, सेल्स पर्सन कस्टमर को विजिट करेगा, बट दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्ड टू कस्टमर रिक्वेस्ट रेदर देन एक्टिवली सीक टू परसुएट देम। देख रहे हो, अगर आप नोटिस करो तो इनमें किसी में भी परसुएट, इन्फ्लुएंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ।
फिर उसके बाद दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मोर कॉस्ट इफेक्टिव टेली मार्केटिंग टीम हु कॉल कस्टमर एंड बुक दियर ऑर्डर। वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर से ऑर्डर बुक कर रहे हैं, ठीक है। आउटसाइड ऑर्डर टेकर कौन हो गए, फिर आउटसाइड ऑर्डर क्रिएटर कौन हो गए, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्डर गेटर इज टू कन्विंस कस्टमर, ये आ गए ऑर्डर क्रिएटर, वर्ड से समझो, ऑर्डर क्रिएटर हो गए। अब ये क्या करेंगे, कस्टमर को परसुएड करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। एट सम स्टेज इन ऑर्डर गेटिंग प्रोसेस द सेल्स पर्सन शुड अंडरस्टूड कस्टमर की रिक्वायरमेंट को वो समझेंगे और उनको कन्विंस करेंगे ना कि कंपनी के और भी प्रोडक्ट हैं जो कि आपको अच्छी फैसिलिटी देते हैं। तो इस तरीके के जो आपके सेल्समैन होते हैं उनको ऑर्डर क्रिएटर बोलते हैं। द कस्टमर टू बाय द कंपनीज प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज मिशनरी सेल्स पर्सन। ये क्या करेगा, कुछ इंडस्ट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल बिल्डिंग इंडस्ट्री में सेल्स टास्क इज नॉट टू क्लोज द सेल, क्लोज सेल को ख़त्म करना उनका मेन मकसद नहीं होता। परसुएड द कस्टमर टू स्पेसिफाई द सेलर्स प्रोडक्ट। सेलर का जो भी प्रोडक्ट है, मान लो ये प्रोडक्ट ए है, इसको परसुएड करना, इसकी क्वालिटी बताना। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कॉलिंग और डॉक्टर कैन नॉट मेक अ डायरेक्ट सेल। वो ऐसे तो कहेंगे नहीं कि भाई मेरी, अगर कोई मेडिकल डॉक्टर है वो ये तो कहेगा नहीं भाई मेरा प्रोडक्ट खरीदो खरीदो खरीदो। अब ये कोई टॉफ़ी तो है नहीं जो कि सब लोग खाएंगे। तो इस तरीके की जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कॉलिंग ऑन डॉक्टर, वो अपनी तरीके से डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, बट प्रिस्क्राइब दैम फॉर पेशेंट। आर्किटेक्ट ऑल्सो एक्ट एज स्पेसिफिक rather than buyer in these situation। तो इस तरीके के जो होते हैं ना वो मिशनरी सेल्स पर्सन होते हैं जो कि एक तरीके से एडवाइज़र की तरह काम करते हैं। ऑर्डर गेटर कौन हो गए, ऑर्डर गेटर आर इन टिपिकल सेलिंग जॉब्स वेयर द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू परसुएड द कस्टमर टू मेक अ डायरेक्ट परचेज। ये करेंगे आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को खरीदो, अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ये तो आप पे बहुत सूट कर रहा है। इस तरीके की ऑर्डर गेटर्स करते हैं लाइन। दीज आर फ्रंट लाइन सेल्स पर्सन हु आर सपोर्टेड बाय टेक्निकल सपोर्ट सेल्स पर्सन एंड मर्केंटाइज। न्यू बिजनेस सेल्स पीपल। अब ये कौन से पीपल होते हैं, द सेलिंग टास्क आर टू विन न्यू बिजनेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड सेलिंग टू प्रोस्पेक्ट। जो प्रोस्पेक्टस मीन्स जो स्टार्टिंग की डिटेल है ना उसको देख के कस्टमर को इनहेंस करना, उसको अच्छे रिलेशन बनाना उनके साथ। करंट कस्टमर को भी लीड प्रोवाइड करना, मीन्स नए पर्सन्स को लेके आना और जो पुराने पर्सन्स हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना। ये काम होता है न्यू बिजनेस सेल्स पीपल का। दे शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर टू मेक अ लॉट ऑफ कॉल्ड कॉल्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल सेल्स पीपल कौन से हो गए, दे मेंटेन क्लोज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर। These salesperson should be very sensitive to customers' problem। कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनने वाले, ठीक है। कस्टमर प्रॉब्लम ऑन डे टू डे बेसिस, मीन्स आपने देखा नहीं कस्टमर हेल्पलाइन नंबर होते हैं, कुछ ऐप्स वगैरह में दिए जाते हैं, तो वही तरीके के ऑर्गेनाइजेशन सेल्स पीपल होते हैं। ये अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सुनेंगे और उनको उसका रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो ये 8-9 जितने भी होंगे उसमें से कोई 7-8 अच्छे पक्के कर लेना जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। अब एडवर्टाइजिंग रिसर्च कौन सी होती है, टेस्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। उस बच्चे ने मेरे से प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग के बारे में पूछा था, प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग। तो प्री टेस्टिंग मैंने कंसिडर की है, पोस्ट टेस्टिंग का मैं बता दूंगी लास्ट मतलब जो लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर। अभी तो आप लोग के एग्जाम में 2-3 दिन है ना, इनकी रिवीजन करते रहो जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, और जो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी देख रखे हैं उनकी रिवीजन करो, और नए टॉपिक्स अभी पढ़ सकते हो, लास्ट के डेज में मत पढ़ना। This is a suggestion and this is an advice given by me to you, all of you. Now research को हम अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजिंग के मीडियम में देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो टेलीविज़न, प्रिंट मैगजीन, न्यूज़पेपर, डायरेक्ट मेल, आउटडोर, बिलबोर्ड, इंटरनेट, डायरेक्ट मेथड्स वुड बी अपीयर डाटा अप्रोप्रिएटली। तो प्री टेस्टिंग का मतलब होता है, 2 टाइप बताए हुए हैं, ब्रॉड टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च। एक तो प्री टेस्टिंग हो गया और एक पोस्ट टेस्टिंग हो गया। प्री टेस्टिंग वो एडवर्टाइजिंग होती है जो कि एडवर्टाइजिंग बनने से पहले की जाती है। प्रिपेयरिंग मोस्ट इफेक्टिव एड्स बाय अलाउइंग एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका दे रहे हैं टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट वीकनेस, आप अपनी वीकनेस को ख़त्म करो, फ्लॉज,
ठीक है, इसको एलिमिनेट करके अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करो। अब ये मत सोचना कि आप फ्लॉज इंक्रीजेस बोला, फ्लॉज कौन बढ़ाना चाहेगा, तो वीकनेस और फ्लॉज को कम करो और अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाओ। और पोस्ट टेस्टिंग आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट की जाती है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू प्री टेस्टिंग। इलेबोरेट मीन्स एक तरीके की आपकी एडवर्टाइजमेंट की गई है, और ये एडवर्टाइजिंग के ना एडवर्टाइजिंग रिसर्च के ना दो इन्होंने टाइप्स बता दिए। इन्होंने कहा एक प्री टेस्टिंग होता है, एक पोस्ट टेस्टिंग होता है। प्री टेस्टिंग के अंदर आपको जो एडवर्टाइजिंग से पहले की चीज़ें होती है वो, और ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है, और फिर पोस्ट टेस्टिंग होता है। अब देखो इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। प्री टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। प्री टेस्टिंग को हम कॉपी टेस्टिंग भी बोलते हैं, और ये फॉर्म होती है रिसर्च की दैट प्रेडिक्ट इन मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ एन एड बिफोर इट एयर्स बाय एनालाइजिंग ऑडियंस लेवल ऑफ अटेंशन। कि ये लोगों को मतलब एक तरीके से 30-40 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स है इससे रिलेटेड। ठीक है, फ्लो ऑफ अटेंशन, फ्लो ऑफ इमोशन। प्री टेस्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड ऑन एड स्टिल इन रफ फॉर्म। एग्जाम्पल एनिमेटिक्स, राइपोमेटिक्स। प्री टेस्टिंग को किया जाता है वीक स्पॉट्स के लिए विद इन एन एड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, ताकि एडिट किया जाए 60 सेकंड्स की, 30 सेकंड्स की, बढ़ाया जा सके, कम किया जा सके, लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर। तो ये प्री टेस्टिंग होती है, क्योंकि ये तो आप पहले कर सकते हो ना, आप एडवर्टाइजिंग बनने के बाद, फुल फाइनल होने के बाद थोड़ी ये तरीके की एडजस्टमेंट करोगे। तो स्टैब्लिशिंग whether the advert says what is it was intended to, assess the likelihood of getting a response from the reader उस पर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। कुछ अलग अलग टाइप के प्री टेस्ट होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया है कंज्यूमर ज्यूरी टेस्ट। क्या है ये? फ्यू कंज्यूमर फॉर्म अ ग्रुप एंड एक्ट। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि आपका ग्रुप और एक्ट परफॉर्म करते हैं to show their preferences for one or two ads out of several being considered। हज़ारों एड्स हैं, लेकिन कुछ कंज्यूमर ज्यूरी ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं ना ये टाइप की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा प्रीफर करेगी कस्टमर को। तो ये होते हैं कंज्यूमर ज्यूरी टेस्ट, जिसके अंदर ज्यूरी बैठती है और वो रैंक देती है एड्स को। ठीक है, तो उससे डिसाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट इज पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट। इसमें फॉर्मूला भी होता है, देख पा रहे हो आप, n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या कह रहा है? ये कहता है 2 एड कॉपीज आर कंपेयर्ड 1 to 1। एक के बाद एक कंपेयर की जाती है और उसके बाद देखा जाता है कि कौन सी आपकी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है। ठीक है, सोर्सेज आर रिकॉर्डेड ऑन कार्ड्स, दे आर सम अप्ड, द विनर्स गेट हाईएस्ट स्कोर। विनर्स को अच्छे स्कोर्स मिलते हैं। ये टेक्निक ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है, एज कम्पेयर टू। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो टेस्ट। पोर्टफोलियो में ज़्यादा डिटेल में देखो जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लो ये होते क्या हैं, ताकि आपका एग्जामिनर जब आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप इसको बता सको। पोर्टफोलियो टेस्ट, अलॉन्ग विद द रेगुलर एडवर्टाइजमेंट सम डमी कॉपीज आर केप्ट इन फोलियो। कुछ डमी कॉपीज भी रखी जाती हैं, जिस तरीके की एडवर्टाइजमेंट आप प्रेजेंट करना चाहते हो कस्टमर के सामने, उस तरीके की डमी कॉपीज भी रखी जाती है। देन द कंज्यूमर सैंपल सीज द फोलियो, द कंज्यूमर इज देन आस्क्ड अबाउट ही हैज सीन इन ईच एड्स, द एड गिविंग मिनिमम प्लेबैक इज कंसिडर्ड द बेस्ट। जो कि मिनिमम प्लेबैक चलाए जाते हैं उसको बेस्ट माना जाता है, और ये सेम लाइन को इम्प्रूव माना जाता है। पोर्टफोलियो टेस्ट एक तरीके की डमी टेस्टिंग के रूप में प्ले करती है। उस तरीके की, अगर उस तरीके की एड और मार्केट में है तो उसका रिएक्शन कैसा है वैसा। मोक मैगजीन टेस्ट मीन्स अनलाइक द अबव मेथड ऑफ कीपिंग द एडवर्टाइजमेंट इन फोलियो, टेस्ट एड आर इंट्रोड्यूस्ड इन रियल मैगजीन में पब्लिश कर दिया जाती है, और ये देखा जाता है कि वहाँ से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, लोग वो डायरेक्ट पूछेंगे। जो कंज्यूमर जूरी है वो होल एड को एलिमेंट्स आर टेस्टेड बाय आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। समटाइम्स देयर इज वन सिंगल क्वेश्चन ओनली एंड समटाइम्स एन इलेबोरेट क्वेश्चन ईयर। मीन्स कभी कभी डायरेक्टली एक आधी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। अभी तो है इसके अंदर, देखो नेक्स्ट इज परसेप्चुअल मीनिंग स्टडीज, PSM।
अब आपसे PSM अगर पूछ लिया ना एग्जामिनर में, तो आप बैठे रहोगे और सोचते रहोगे ये PSM मैम ने तो पढ़ाया नहीं। इन दिस मेथड द रिस्पोंडेंट इज एक्सपोज्ड टू टेस्ट दैट, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एड को टेस्ट करेगा। टेक्स्टोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? परसेप्चुअल मीनिंग स्टडीज, ये एक ऐसा टेस्ट है। आफ्टर द रिस्पोंडेंट सीज, और फिर रिस्पोंडेंट उसको देखता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को, ही इज सब्जेक्टेड टू रिकॉल टेस्ट फॉर द प्रोडक्ट। ब्रांड इलस्ट्रेशन इसका मेन एग्जाम्पल है, मेन कॉपी, ठीक है। अब इन्होंने प्री टेस्ट फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया एडवर्टाइजिंग ये दे रखी है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने डाल दिया। 2 टेस्ट दे रखे हैं इन्होंने, एक दे दिया होम प्रोजेक्शन टेस्ट और एक दे दिया ट्रेलर टेस्ट। इन्होंने बोला होम प्रोजेक्शन टेस्ट इज मूवी प्रोजेक्टर के अंदर कंज्यूमर को ये दिखाया जाता है, टेस्ट कमर्शियल से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती है। स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट कस्टमर को पहले दिखाया जाता है और बोला जाता है कस्टमर आप बताइए इसका वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट इज 2 ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स आर कंसिडर्ड, 2 ग्रुप्स को कंसिडर किया जाता है। बोथ आर गिवन डिस्काउंट कूपन्स, दोनों को डिस्काउंट कूपन्स दिए जाते हैं और बोला जाता है कि ब्रांड अंडर कंसिडरेशन आर इनवाइटेड टू शॉप इन रियल लाइफ, और बोला जाता है आप कौन सा प्रोडक्ट को बाय करोगे तो वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एड्स किया जाता है। तो ये हो गया आपका एडवर्टाइजिंग की। अब प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि एडवर्टाइजिंग की और लेक्चर वीडियो की डिमांड मत करना, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के कंटेंट अब आप जितने देखोगे उतने मिल जाएंगे। इन सारे लेक्चर्स को रिवीजन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन करो। ऑलमोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर वीडियो किस पे रखूँ? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके लेक्चर्स आप लोग कहीं और से गो थ्रू करो, क्योंकि एडवर्टाइजिंग अभी मैं वर्क कर रही हूँ, एडवर्टाइजिंग के ऊपर हो चुका। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के ऑलमोस्ट आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इकोनॉमिक्स में पूरा प्रोवाइड कर चुकी हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और IB के भी मैं आई थिंक 2 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो इस पे वर्क करेंगे IB पे, जो कि एग्ज़ाम आई थिंक आपका 10 जून को है। तो आप लोग अच्छे से फोकस करो ऑन एग्ज़ाम, और डाउट्स वगैरह आप लोग पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी इफ़ आई एम एबल टू सॉल्व इट ऑन द कमेंट सेशन, और आई विल सॉल्व इट ऑन द टेलीग्राम सेशन एज फार एज पॉसिबल। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूँगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, और अच्छे से रिवीजन करते रहो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।